पिछले 3 दशकों में इंडियन ग्रोथ स्टोरी की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो है इंडियन आईटी इंडस्ट्री। एक तरह से इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने देश को एक ग्लोबल प्रेजेंस दिया। पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लेकिन आज देश की आईटी इंडस्ट्री मर रही है धीरे धीरे। इसको महसूस करने के लिए आपको असल में ये जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी धड़कनों से पूछना होगा। इन आईटी प्रोफेशनल्स के मन में झांकना होगा। भारत का आईटी प्रोफेशनल्स हर रोज डर रहा है कि किसी दिन सवेरे सुबह की चाय के साथ उसका लैपटॉप की स्क्रीन ऑन हो और उसको एक मेल मिले जिस मेल पर लिखा हो ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग अपडेट। असल में अब नौकरी जाने की जो खबर है ना, वो मैनेजर के केबिन से नहीं आती है। अब वो एक सिंगल लाइन में आती है और उस लाइन में यही लिखा होता है, हम दुनिया के सबसे बड़े लेबर सप्लायर एरिया थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा मजदूर हम भेजते थे। पूरी दुनिया में आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, भारतीय मजदूर वहाँ मिल जाते हैं। इसीलिए बिहार और यूपी, खासकर यूपी का जो पूर्वांचल का हिस्सा है, उसको एन एरिया ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। वो अंधेरे वाला क्षेत्र जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक मजदूरों की सप्लाई करता है। हमें लगने लगा कि अब तो हम बड़े लोग हो गए। अब हमारे आईटी इंजीनियर्स जाते हैं अमेरिका में, अमेरिका को चलाते हैं। 2000-2010 के दशक में मैंने दम की बहुत सी कहानियां सुनी थी। कहा जाता था कि हम भारतीय जो हैं वो अमेरिका को चलाते हैं, नासा को चलाते हैं। हमारे बिना तो अमेरिका की आईटी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है। हम वो सामान्य मजदूर जो अरब देशों में जाके बहुत छोटे और बहुत लेमैन वाला काम करता है, उसकी जगह पे एक ऐसी दुनिया हम बन गए थे जो बहुत महीन टेक्निक्स जानने वाले लोगों की दुनिया थी। और हम पूरी दुनिया को, खासकर पश्चिम के देशों को, हम कंप्यूटर चलाने वाले लोग भेज रहे थे। यह हमारा सबसे बड़ा भ्रम था। एक्चुअली में तब भी हम मजदूर भेज रहे थे। और जो भारतीय आईटी कंपनियां जो हमारी सपना थी, हमारे एक तरह से ड्रीम थी, वो एक तरह से वेंडर थे। आप समझ रहे हैं वेंडर? ये भारतीय आईटी कंपनियां एक्चुअली में वेंडर थी। ये लेबर सप्लायर थी, बस थोड़ा महीन काम था। हम जिन कंपनियों को अपना सबसे बड़ा प्राउड समझते थे, एक्चुअली वो कंपनियां प्राउड नहीं थी, वो सिर्फ मुनाफा कमा रही थी, हमारे श्रम को बेच रही थी पूरी दुनिया में। पिछले 3 दशक में हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर रहे। हमने नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाया। जब आप अपने घर में होते हैं तो आज, और सरकार की भी इसमें एक तरह से नीति की खामियां हैं। हम फेसबुक चलाते हैं, वो प्रोडक्ट है यूएस का। हम गूगल की सारी सर्विसेज यूज करते हैं, चाहे इसमें जीमेल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जब सब कुछ, वो एक तरह से यूएस का प्रोडक्ट है। मेटा जो है, जिसमें हम व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं, वो यूएस का प्रोडक्ट है। हम माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, वो यूएस का प्रोडक्ट है। लेकिन ये बड़ी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियों के हम नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट अपने अगल बगल नहीं देखते हैं, क्योंकि इन कंपनियों ने इनोवेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। इन कंपनियों ने सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बनके हमारे श्रम को ये दूसरे को बेचती रही। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना था, और कहानी में ट्विस्ट आया। पिछले 1 साल में टीसीएस ने 12,000 से ज्यादा लोगों को इसी एक सब्जेक्ट लाइन के साथ बाहर कर दिया। 12,000। ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग अपडेट। किसी ने 15 साल दिए थे, किसी ने 20 साल, पर सिस्टम के लिए वो सिर्फ एक हेड काउंट थे। फर्क नहीं पड़ता है वो ए का सर हो, बी का सर हो, सी का सर। आज वही टीसीएस जिसे कभी सबसे सेफ आईटी कंपनी माना जाता था, वहां सैलरी फ्रीज है, हायरिंग रुकी हुई है, और शेयर 5 साल में लगभग वहीं का वहीं खड़ा है। निवेशक बेचारे पछता रहे हैं कि कहां लगा दिया। और अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ टीसीएस तक सीमित है, तो जरा रुकिए। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, सबके अंदर एक ही सन्नाटा है। इन बड़ी कंपनियों की इमारतें अब भी उसी शान से खड़ी हैं, लेकिन भरोसा दरक रहा है। धीरे धीरे नींव कमजोर पड़ रही है। अब इस कहानी को थोड़ा और गंभीरता से समझिए। जब ये कंपनियां लोगों को निकाल रही थी, उसी वक्त गूगल हायर कर रही थी, माइक्रोसॉफ्ट हायर कर रही थी, अमेजॉन हायर कर रही थी। यानी एक ही सड़क पर एक तरफ दरवाजे बंद हो रहे थे तो दूसरी तरफ नए दरवाजे खुल रहे थे। असल सवाल यह है कि इंडियन आईटी कंपनियां इस तरह से फिसड्डी क्यों साबित हो रही हैं।
इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा 90 के दशक में। आईटी तब कोई रॉयल जॉब नहीं थी, कुछ छोटी कंपनियां थीं, कुछ हजार इंजीनियर थे और बहुत सीमित पैसा था। फिर आया Y2K 2000 के आसपास। दुनिया के कंप्यूटर डर गए, बैंक, एयरलाइंस, अस्पताल, सबको लगा सिस्टम बैठ जाएगा। और तब भारत ने कहा हम कर सकते हैं, सस्ते में, तेजी से। यहीं से भारत बना दुनिया का एक तरह से बैक ऑफिस। ढेर सारे नाम उभर के सामने आए, रामालिंगम, राजू, सत्यम कंप्यूटर से लेके और ना जाने किन के नाम, जिन सभी को हम जानते हैं। ये हम सभी के आदर्श बन गए। हर युवा इनकी तरह बनना चाहता था। हर युवा सपना देखने लगा इस देश में आईटी में जॉब्स पाने का। लेकिन जब ये भारत दुनिया का बैक ऑफिस बन गया था तो रूटीन काम, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, सपोर्ट, जो काम पश्चिम को उबाऊ लगता था वही भारत की रोजी रोटी बन गया। और धीरे धीरे आईटी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं रही, वो मिडिल क्लास का सपना बन गई। इंजीनियर बनो, टीसीएस जाओ, लाइफ सेट। लेकिन इसी सपने में कमजोरी भी थी और यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। भारत ने कभी टेक्नोलॉजी का मालिक बनने की कोशिश नहीं की। हमने पहले भी इस पे बात की। भारत टेक्नोलॉजी का मजदूर बन गया। हमने घंटों को बेचा, इनोवेशन को नहीं। और फिर वो दिन आया जब वही रूटीन का काम एआई ने करना शुरू कर दिया। आज एआई कोड लिखता है, एआई टेस्ट करता है, एआई टिकट सॉल्व करता है, एआई डॉक्यूमेंटेशन करता है, एआई आपके लिए कोडिंग करता है बिना थके, बिना छुट्टी और बिना अकड़े, बिना सैलरी। जिस रूटीन वर्क पर भारतीय आईटी कंपनियों की भव्य इमारतें खड़ी थीं, वो भर भरा के गिरना शुरू हो गई। उसी रूटीन वर्क को एआई ने सबसे पहले खत्म किया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। इस कहानी को सुनाने वाले अक्सर गोल गोल जलेबी छानते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय आईटी इंडस्ट्री की क्या गलती, ये तो एआई का दौर है, एआई ने भारतीय आईटी इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है और ये झूठ भारत के तमाम कॉरपोरेट हाउसेस के लिए भी लागू होगा। आज नहीं तो कल वो भी नई जो बयार बहेगी उसमें मारे जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूं। कहानी का दूसरा हिस्सा और भी जबरदस्त ट्विस्ट वाला है। असल में अब जो दुनिया के ग्लोबल जाइंट थे आईटी के, उनको ये फील होने लगा कि ये जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं जो आपसे बहुत पैसे लेती हैं, ये हैं क्या, ये करती क्या है। उनको समझ में आया कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको बड़े गर्व और प्राउड से भारत अक्सर जिनका नाम लिया करता है, असल में वो कंपनियां एक लेबर सप्लायर के से इतर कुछ नहीं है। तो इन कंपनियों को लगने लगा कि अब हम किसी वेंडर से मजदूर क्यों लें, डायरेक्ट मजदूर क्यों ना लें। आपको ऐसे ही फील हो कि कल आपने एक ठेकेदार से 4-5 मजदूर की सर्विस आपको लेनी है, आपने घर में काम कराना है, और उस ठेकेदार से आपने कहा कि भाई 5 मजदूर कर लेके चले आना। ठेकेदार, अगले दिन आपको पता चलता है कि ठेकेदार 500 रुपए के मजदूर आपके पास लेके आता है और अपने भी 100 रुपया कमीशन रख लेता है। अब इन कंपनियों को लगने लगा कि हम 500 रुपया में 2500 रुपया और दें और 500 रुपया ठेकेदार के भी दें, इससे अच्छा है हम डायरेक्ट 500 रुपये में मजदूर रख लें, या मजदूर के ही पैसे बढ़ा के 600 रुपया उसको दें, कम से कम वो मेरे प्रति लायल तो होगा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो दुनिया के बिग जाइंट्स हैं, अब वो इन कंपनियों पर निर्भर ना रह के, इन वेंडर्स पर निर्भर ना रह के, असल में उन्होंने खुद से हायरिंग शुरू कर दी। अब दुनिया ने सोचा जब टैलेंट भारत में ही है तो बीच में वेंडर क्यों, और यहीं से शुरू हुआ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का दौर। अमेरिकी कंपनियां सीधे भारत में ऑफिस खोलने लगी, सीधे इंजीनियर हायर करने लगी, सीधे कैलिफोर्निया को रिपोर्टिंग। और अब एक इंजीनियर के सामने सवाल आता है, सेम शहर, सेम स्किल, सेम सैलरी, गूगल या टीसीएस? जवाब आप भी जानते हैं। और अब आते हैं उस सच पर जो सबसे ज्यादा चुभता है। भारतीय आईटी कंपनियों का बिजनेस मॉडल। दशकों तक उन्होंने कर्मचारियों को सिर्फ उतना ही सिखाया जितना काम चलाने के लिए जरूरी था। नई टेक्नोलॉजी, एआई प्रोडक्ट, सोच, इन पर गंभीर निवेश नहीं किया गया। आज वही कर्मचारी आउटडेटेड कहे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें अपडेट किसने नहीं किया? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इस पूरी उथल पुथल का असर सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं रहेगा। 58 लाख आईटी प्रोफेशनल, उनसे जुड़ी करोड़ों जिंदगियां, घर, ईएमआई, किराया, कार, बच्चों की पढ़ाई,
सब इसी सिस्टम से जुड़े हैं। और एंड ऑफ द डे ये जो पैसा जो इन आईटी प्रोफेशनल्स के हाथ में आता था, ये बाजार में जाता था, बाजार में फ्यूज होता था, हमारी इकोनॉमी चलती थी। अगर आईटी हिलता है तो मिडिल क्लास हिलता है। और अब सबसे आखिरी बात, एआई से डरने का समय खत्म हो चुका है, एआई को समझने का समय है। क्योंकि सच्चाई ये है कि एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन एआई इस्तेमाल करने वाला आपकी नौकरी जरूर खा सकता है। आने वाला समय सर्वाइवल का नहीं है, ये अपग्रेड का समय है। अगर आप बदलेंगे तो बचेंगे, अगर नहीं बदले तो अगला ईमेल शायद आपके इनबॉक्स में हो। इतना साहस हो कि या तो उस इनबॉक्स को में लिखे हुए सब वन लाइनर को पढ़ सकें या खुद को बदल सकें। असल में कहानी एक दूसरी है। भारत में हम सभी सामान्य तौर पे इनोवेशन से डरते हैं। हम एक सामान्य बनिया की सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हजारों साल पहले व्यापार और ट्रेडिंग को जिस दृष्टि से हम देखते थे उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम कभी भी टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे और सीखने पे इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं, और इसमें देश की बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। आज के कोजागरी किस्सा गोई में बस इतना ही। हमें सराहते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, हमारी कमियां बताते रहिए और सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।